मैं डॉक्टर नवीन वैली इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग इन दिनों में कुछ ऑनलाइन वीडियोस बनाएंगे क्लास 12 के लिए। उसके तहत हमारा जो पहला चैप्टर है वो है मानव भूगोल का प्रकृति, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। बेसिकली मानव भूगोल क्या है? भूगोल की दो शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जो हम लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, अब क्लास 12 के अंदर हम लोग मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। तो भूगोल की जो दो मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, उसमें से मानव भूगोल भूगोल की वह मुख्य शाखा है जो मानव और प्रकृति के आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। भूगोल शब्द ज्योग्राफी से, भूगोल को हम इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। ये शब्द दो शब्दों को जोड़कर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी, जिसको हम लोग लैटिन भाषा के जियो और ग्राफो से लेते हैं। जियो का मतलब भूमि और ग्राफो का मतलब का वर्णन। इसका मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। भूगोल की शाखा दो है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल के बारे में सबसे पहले 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में रैटजेल ने बताया। इसीलिए रैटजेल को मानव भूगोल का पिता या फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। रैटजेल ने मानव भूगोल का वर्णन करने के लिए अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस एंथ्रोपोजियोग्राफी को हम लोग हिंदी में मानव शास्त्र कह सकते हैं। इस पुस्तक के अंदर या इस किताब के अंदर मानव भूगोल से संबंधित उन सारी चीजों को शामिल किया गया है जो आज हम लोग इस मानव भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। रैटजेल की एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था कुमारी एलेन सैम्पल। कुमारी एलेन सैम्पल मानव भूगोल की नियतिवाद, यानी कि डिटरमिनिज्म की कट्टर समर्थक थी, या ये कह सकते हैं कि वो उसको बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट करती थी। उसका ये मानना था कि इस प्रकृति और मानव में, प्रकृति बहुत ताकतवर है और मानव को उसके नियमों का पालन करना चाहिए और मानव इस प्रकृति से आगे नहीं है। या यहाँ तक हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका ये मानना था सैम्पल का कि इस प्रकृति ने मानव को चारों तरफ से नियंत्रित कर रखा है और मानव उसका दास है। इस विचारधारा का समर्थन सैम्पल और उनके गुरु रैटजेल ने किया था। परंतु कुछ समय के बाद में इस मानव भूगोल में एक विचारधारा और आई जिसको हम लोग संभववाद कहते हैं। जिसे इंग्लिश में हम लोग पॉसिबिलिज्म कहते हैं। इस विचारधारा का समर्थन विडाल डी ला ब्लास ने किया था। ब्लास ने यह कहा कि इस प्रकृति और मानव में मानव ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो अपने बुद्धि के बल से इस दुनिया में या इस सृष्टि में हर काम को संभव कर देता है। कहने का मतलब मानव अपनी बुद्धि और मानसिक क्षमता के आधार पर इस सृष्टि में कोई भी चीज परिवर्तित कर सकता है। यानी मानव और प्रकृति में से मानव ज्यादा ताकतवर है और वो हर चीज को संभव करता है। इसीलिए इस विचारधारा को संभववाद कहा गया। कुछ समय के बाद में इन दो विचारधाराओं के बाद एक तीसरी विचारधारा और आई
जिसे हम नवनियतिवाद या नियो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। ये विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने दी। टेलर का ये मानना था कि ना तो हम प्रकृति को ताकतवर मान सकते हैं, ना मानव को ताकतवर माना जा सकता है, और ना ही हम इन दोनों को कमजोर मान सकते हैं। इस सृष्टि के विकास के लिए इन दोनों का एक दूसरे के प्रति सहयोगी और एक दूसरे के प्रति पूरक होना जरूरी है। जिस प्रकार से किसी साइकिल या मोटरसाइकिल को चलने के लिए दो पहियों की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस सृष्टि के विकास के लिए मानव और प्रकृति को भी साथ साथ एक दूसरे का विकास करना होगा, एक दूसरे को सहयोग करना होगा। इसीलिए उन्होंने इस सिद्धांत को रुको और जाओ भी कहा है। जिसका मतलब होता है कि मानव कोई भी कार्य सृष्टि में करने से पहले ये जरूर सोचे कि उसका परिणाम इस सृष्टि पे क्या होने वाला है। अगर उसकी परिणाम सकारात्मक या पॉजिटिव है तो इंसान को वो काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और अगर उसका काम का परिणाम नकारात्मक या नेगेटिव है तो उस इंसान को वो कार्य करना नहीं चाहिए। अगर आज हम लोग देखें इन तीनों विचारधाराओं को तो हमें टेलर बहुत सही साबित होते हुए दिखते हैं। अगर मानव ने प्रकृति के नियमों का पालन किया होता तो शायद आज हम लोग जो कोरोना संकट को देख रहे हैं और दुनिया का हर व्यक्ति अपने घर के अंदर बैठा है, वो इस समस्या का जो कारण है वो मानव को है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानव ने प्रकृति के नियमों की अवहेलना की है, उसने उन लिमिटेशंस को तोड़ा है तो इस प्रकृति ने हमारे लिए बनाई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की। जब मानव भूगोल की विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो वैसे इसका विषय क्षेत्र बड़ा विस्तृत है और जिसके ऊपर कई प्रकार की किताबें लिखी जा चुकी हैं, परंतु हम लोग केवल इतनी ही बात करेंगे जितना हमारा क्लास 12 का सिलेबस है। उसके हिसाब से मानव भूगोल में 6 विषय क्षेत्र लिए गए हैं। जिसमें सबसे पहले आपका आता है जनसंख्या, पॉपुलेशन। इस सृष्टि का विकास करने के लिए, इस सृष्टि का उपयोग करने के लिए, यहाँ के संसाधनों को विकसित करने के लिए मानव का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मानव भूगोल की जनसंख्या, उसकी वृद्धि, उसका वितरण, उसका घनत्व, या इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, इन सब का अध्ययन किया जाता है। दूसरी हम लोग जब इसमें बात करते हैं तो दूसरा इसमें आपका जो विषय क्षेत्र आता है वो आपका आता है प्राकृतिक संसाधन, जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब इस प्रकृति पर पाया जाने वाला जल, इस प्रकृति में पाए जाने वाले खनिज, इस प्रकृति में पाए जाने वाले ऊर्जा के स्रोत, इन सभी खनिजों का, इन सभी ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन भी हमारा मानव भूगोल करता है। तीसरा टॉपिक जो हमारा इसके अंदर आता है वो आपका आता है सांस्कृतिक वातावरण, यानी कल्चरल एनवायरनमेंट। सांस्कृतिक वातावरण का मतलब है कि मानव इन प्राकृतिक संसाधनों को काम में लेने के बाद जो अपने चारों तरफ जिस चीज का निर्माण करता है वो सांस्कृतिक वातावरण कहलाता है। जैसे कि मानव के द्वारा मकानों का निर्माण किया गया, मानव के द्वारा नगरों का निर्माण किया गया, मानव के द्वारा सड़कों का विकास किया गया, मानव के द्वारा उद्योगों को स्थापित किया गया, यानी मानव ने संसाधनों को काम में लेकर जो भी चीजें अपने चारों ओर बनाई है वो सारी की सारी चीजें सांस्कृतिक वातावरण में आती है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कालिक अनुक्रम की। एज पीरियड, यानी प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक मानव ने जो भी विकास किया है उस विकास का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल में करते हैं।
एक समय था जब मानव केवल प्रारंभिक या प्राथमिक कार्यों से जुड़ा हुआ था, फिर उसने द्वितीयक व्यवसाय अपनाया, सेकेंडरी, फिर उसने तृतीयक अपनाया, क्वार्टरली, इसी तरीके से उसने चतुर्थक और पंचम व्यवसाय भी अपनाया। तो ये जो एक लंबा विकास की जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का अध्ययन भी हम लोग मानव भूगोल में करते हैं। इसके बाद में हमारा जो आता है वो आता है नियोजन, प्लानिंग। इसका मतलब कि मानव अपना विकास करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले बनाई गई योजना नियोजन कहलाती है। यहां तक कि हमारी सरकारें भी हमारा विकास करने के लिए, हमारे देश का विकास करने के लिए 5-5 साल की जो योजनाएं बनाती है, जिन्हें हम लोग पंचवर्षीय योजना या 5th ईयर प्लान कहते हैं, वो भी इसी नियोजन का हिस्सा है। तो हम लोग इस मानव भूगोल में उन सभी पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन करेंगे जो 1951 से लेकर अभी तक लगातार चल रही है। इसके बाद अन्य प्रदेशों के साथ संबंध। मानव एक सामाजिक प्राणी है और वो विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रकार के संबंध स्थापित करता रहता है। प्राचीन समय से कई बड़े बड़े विद्वान हमारे भारत में अध्ययन के लिए आते थे। जब हमारे यहाँ पर नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, ह्वेनसांग, फाहियान, त्से, ये सब लोग यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आए। यहाँ उनके आने के बाद में भारत के लोग भी बाहर अलग अलग देशों में जाने लगे, जिसके कारण व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भी विकास हुआ। तो उन सारी चीजों का अध्ययन भी हम लोग इस मानव भूगोल में करते हैं। तो साथियों, उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें समझ आई होगी। हम लोग आगे की क्लासों को भी निरंतर इसी प्रकार से छोटे छोटे टॉपिक में बांटकर वीडियोज में बनाता रहूंगा, आप तक पहुंचाता रहूंगा। जहां भी दिक्कत हो आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं, जहां कहीं भी, क्योंकि हर जगह सुधार की गुंजाइश है। हो सकता है मेरे से भी कहीं गलतियां हुई होगी, कहीं चूक हुई होगी, तो आप लोग मुझे सजेशन दें, सुझाव दें, उन सबका मैं इंतजार करूंगा। धन्यवाद।